हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का 6 चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, इस पूरे चैप्टर को वन शॉट में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिसेप्टर्स के बारे में। इसको ग्राही कहा जाता है। ठीक है, ग्राही क्या होते हैं? ये कोई विशेष जो होते हैं स्पेशल सेंसरी सेल्स होते हैं जो कि अपने आसपास होने वाले जो चेंजेस होते हैं, इनको स्टिमुलाई कहा जाता है, उनका पता लगा के ठीक है ब्रेन को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। ये जो होते हैं रिसेप्टर्स ऐसी कोशिकाएं होती है, संवेदी कोशिकाएं, जो अपने आसपास जो भी इनके बदलाव महसूस होता है, जो भी चेंजेस इनको पता चलते हैं, उसका पता लगा के ठीक है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं उन सूचनाओं को। ठीक है, अब हमारी जो है ये टोटल 5 होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ जिनको सेंसरी ऑर्गन्स कहा जाता है, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईयर, कान। कान के अंदर जो रिसेप्टर पाया जाता है उसको फोनो रिसेप्टर कहा जाता है, ध्वनिग्राही। इसका काम क्या होता है? सुनना और बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, शरीर का संतुलन बनाए रखना। ठीक है, आई यानी कि आंख के अंदर जो रिसेप्टर पाया जाता है उसको फोटो रिसेप्टर कहा जाता है, प्रकाशग्राही। इसका काम होता है देखना। त्वचा, स्किन को जो होता है, स्किन के अंदर जो रिसेप्टर पाया जाता है उसको थीगमो रिसेप्टर कहा जाता है, तापग्राही, जिससे हम ठंडे और गर्म का पता लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद नोज यानी कि नाक के अंदर जो ग्राही पाई जाती है उसको ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स यानी कि घ्राण ग्राही कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, इसका मतलब होता है, इसका काम होता है स्मेल डिटेक्शन, मतलब किसी भी गंध का पता लगाना। ठीक है, उसके बाद आता है जीभ, जिसको जीभ के अंदर जो ग्राही पाई जाती है उसको गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहा जाता है, रस संवेदी ग्राही। जिसका काम क्या होता है? टेस्ट डिटेक्शन यानी कि स्वाद का पता लगाना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं न्यूरॉन के बारे में। इसके डायग्राम बनाने को आता है, इसके डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, इसका जो सबसे बाहरी भाग होता है इसको डेंड्राइट कहा जाता है। अंदर के हिस्से को सेल बॉडी, कोशिका काय कहा जाता है। ये जो हिस्सा है इसको तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन कहा जाता है। और ये लास्ट हिस्से को नर्व एंडिंग यानी कि तंत्रिका का अंतिम सिरा कहा जाता है। ये पूरा एक न्यूरॉन होता है, नर्व सेल होता है। ठीक है, अब इसके हर एक पार्ट को डिस्कस करते हैं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे न्यूरॉन का फर्स्ट पार्ट आता है डेंड्राइट, ये वाला हिस्सा जो होता है इसको ध्रुमिका कहा जाता है। ठीक है, ये अपने आसपास से सूचनाओं का पता लगाता है। ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर ये फैला होता है हमारे ये न्यूरॉन। ठीक है, जो कि सूचनाओं को इकट्ठा करके ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद सेल बॉडी क्या होता है? इट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम डेंड्राइट। ये क्या काम करता है? डेंड्राइट से सिग्नल को रिसीव करता है और उनको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, विद्युत आवेग के रूप में बदल देता है और आगे फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, ये काम होता है सेल बॉडी कोशिका काय का। एक्सॉन क्या होता है? तंत्रिकाक्ष, इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम बॉडी टू नेक्स्ट न्यूरॉन, मतलब जो विद्युत आवेग बनते हैं, ठीक है, उनको कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करता है एक्सॉन। ठीक है, नर्व एंडिंग क्या होता है? तंत्रिका का अंतिम सिरा। द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम हेयर टू डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, मतलब कि यहाँ से सूचनाओं को दूसरी न्यूरॉन के ध्रुमिका तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, सूचनाएं यहाँ आ गई। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा जो न्यूरॉन होता है उस तक सूचनाओं को पहुंचाया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। सिनेप्स बोला जाता है इसको हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में कहा जाता है अंतर्ग्रथन। ठीक है, क्या होता है? जैसे दो न्यूरॉन होते हैं, दो न्यूरॉन के बीच की खाली जगह को बोला जाता है सिनेप्स यानी कि अंतर्गथन। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है? सिनेप्स क्या होता है? इसी सिनेप्स जो खाली जगह होती है, इन्हीं के बीच में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, सूचना होती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में होती है, वो इस सिनेप्स के अंदर केमिकल सिग्नल के रूप में बदल के तब दूसरे में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। जैसे एक न्यूरॉन ये रहा, ठीक है, और एक न्यूरॉन ये रहा, इन दोनों के बीच में खाली जगह है। यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन के आया और इसी बीच में, इसी सिनेप्स के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो केमिकल सिग्नल में बनेगा और फिर अगले न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिनेप्स का मेन काम होता है, सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास करना। उसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? ए क्विक, सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू ए स्टिमुलाइज। स्टिमुलाई का मतलब आप ये समझिए कि अपने आसपास होने वाला कोई बदलाव या फिर डिस्टर्बेंस, ठीक है, उसके प्रति अगर कोई अचानक से होने वाला जो रिस्पॉन्स हम करते हैं, तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, उसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे पुलिंग हैंड अवे, माफ़ कीजिएगा, पुलिंग हैंड अवे आफ्टर टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, मतलब कि जैसे हम किसी गर्म चीज़ को छूते तुरंत हाथ डालते हैं ना, या फिर सुई चुभती है तुरंत रिएक्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कोड। ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? मेरु रज्जु द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। और यहाँ पर ब्रेन का कोई रोल नहीं होता, इसमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती है। एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं लिख रखा है। इसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि
प्रतिवर्ती चाप के बारे में। क्या होता है? द पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्सेस पासेस ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स सेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। मतलब जिस रास्ते से रिफ्लेक्स सेक्शन की जो सिग्नल्स होते हैं, रिफ्लेक्स सेक्शन के दौरान जो सिग्नल बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं, आप एग्जांपल समझाता हूँ। गर्म चीज़ को छूते हैं तो रिसेप्टर सबसे पहले उसका पता लगाएगा, सेंसरी न्यूरॉन को सिग्नल भेजेगा, सेंसरी न्यूरॉन से मेरुरज्जु स्पाइनल कोड के पास सिग्नल जाएगा, इस सिग्नल जो है कमांड करेगा स्पाइनल कोड सबसे, तो वहाँ से मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आएंगे मसल सेल्स में, फिर वहाँ से तुरंत रिस्पॉन्स होगा। तो ये जो पाथ दिख रहा है किसी जो है रिफ्लेक्स सेक्शन के होने का, इसी पाथ को रिफ्लेक्स आर यानी कि प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्स सेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है तुरंत और अचानक होने वाला जो है ये रिस्पॉन्स है, जो हमें किसी हानिकारक जो डेंजर होता है, खतरे से बचाने की कोशिश करता है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि रिफ्लेक्स सेक्शन का मतलब क्या होता है? तुरंत होने वाली क्रिया। तुरंत होने वाली क्रिया तभी होगी जब हमारे वहाँ पे उसमें सोचेंगे नहीं कब, क्यों? जब हम उस समय में ऐसी परिस्थिति में होंगे जब हमें डेंजर होगा, मतलब कोई खतरा होगा तब। तो इसीलिए ज़रूरत होती है ताकि हम तुरंत रिस्पॉन्स कर सकें और किसी जो है इंजरी से, किसी चोट लगने से, ठीक है, बच सके। इसीलिए हमें रिफ्लेक्स सेक्शन की जरूरत पड़ती है, वही मैंने इसमें लिख रखा है। ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करते हैं अब। 3 भाग होते हैं इसके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है इसको फोर ब्रेन कहा जाता है, इसको सेरिब्रम भी कहा जाता है। प्रम मस्तिष्क ये हमारे ब्रेन का सोचने वाला भाग होता है। ठीक है, ये सभी ऐच्छिक क्रियाओं, वॉल्यूंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। ऐच्छिक क्रियाओं जो हमारे खुद के कंट्रोल में होती है, जो अपनी इच्छा से हम लोग करते हैं, जैसे कि चीज़ को याद रखना, किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना, सोचना, किसी चीज़ पर रिस्पॉन्स करना, याद करना, पढ़ना, बोलना, सुनना, लिखना, ये सारी चीज़ें हैं, ये अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। ये हमारे ब्रेन का जो होता है अनकॉन्शियस भाग होता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति के सिर पर चोट लगता है तो उसका ब्रेन का ये वाला हिस्सा जो है प्रभावित होता है। मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क क्या होता है? ये हमारी इनवॉल्यूंट्री यानी कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि प्यूपिल का साइज, पुतली के आकार में परिवर्तन, ये मध्य मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जब से हम अंधेरे कमरे से उजाले कमरे में जाते हैं तो हमारी आंखें बहुत ज़्यादा फैल जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ कीजिएगा, जब अंधेरे कमरे से उजाले कमरे में जाती है तो हमारी आंखें बंद हो जाती है ताकि कम लाइट आंखों में जा सके। सेम वैसे ही जब हम उजाले से अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमारी आंखें फैल जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आंखों में चली जाए, हम साफ देख सकें। ये सारी चीज़ें, प्यूपिल का साइज जो होता है, खुलना और बंद होना, ये मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। और रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक, मतलब हमारी गर्दन और सिर की जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, ये भी मिड ब्रेन द्वारा कंट्रोल की जाती है। जैसे किसी तेज आवाज़ को सुनकर तुरंत ही सिर घुमा लेना, या फिर किसी तेज रोशनी दिखाई देने पर गर्दन का रोशनी की ओर मुड़ जाना, ये सब जो होते हैं ये रिफ्लेक्स मूवमेंट होते हैं हेड और नेक के। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग हिंड ब्रेन के बारे में। पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग हैं, सेरिबेलम, मेडुला और पोन्स। ठीक है, सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क कहा जाता है। ये क्या काम करते हैं? हमारे बॉडी के अंदर पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, पिकिंग ऑफ पेन्स, ये सेरिबेलम जो है कंट्रोल करता है। अनुमस्तिष्क, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति नशा करता है, ड्रग्स लेता है, तो उसका ये वाला भाग जो होता है वो प्रभावित होता है। इसीलिए जो व्यक्ति जो है ड्रग्स लेता है, शराब पीता है, तो वो सीधी रेखा में चल नहीं पाता है, सीधी लाइन में नहीं चल पाता है, क्योंकि उसका ये वाला हिस्सा जो होता है क्या होता है, डिस्टर्ब हो गया होता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ बॉडी वहाँ पर नहीं बन पाती है। उसके बाद आता है मेडुला। ये क्या काम करता है? इट कंट्रोल्स इनर इनवॉल्यूंटरी एक्शंस लाइक बीपी, हार्ट बीट, स्नीजिंग एटसेट्रा। यह शरीर की भीतरी अनैच्छिक क्रियाओं जैसे ब्लड प्रेशर, दिल का धड़कना, छींकना, उल्टी आदि को कंट्रोल करता है मेडुला। पोन्स क्या काम करता है? इट कंट्रोल अदर इनवॉल्यूंटरी एक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, स्लीप कंट्रोल एटसेट्रा। मतलब पोन्स जो होता है, यह जो है दूसरी अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि सांस लेना, सोने की अवधि को कंट्रोल करना, इन सब चीज़ों को जो है ये नियंत्रित करता है पोन्स। ठीक है, जो मैंने लिख रखा है इसी में से आएगा, इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखनी आएगी। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड का जो प्रोटेक्शन होता है वो कैसे होता है। देखिए, ब्रेन जो होता है एक हार्ड बोनी बॉक्स के अंदर जो होता है रखा होता है, जिसको क्रेनियम कहा जाता है, और लोकल लैंग्वेज में उसको स्कल कहते हैं, खोपड़ी। ठीक है, जो कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है और हमें हमारे ब्रेन को इंजरी से, घाव लगने से, चोट लगने से बचाता है। मस्तिष्क जो होता है एक मजबूत हड्डी के बक्से में रहता है, इसे क्रेनियम यानी कि खोपड़ी कहा जाता है। ठीक है, यह प्रघात अवशोचक, शॉक ऑब्जर्व का मतलब किसी भी तेज जो चोट होता है उसको एब्जॉर्व करने का काम करता है, ताकि हमारे ब्रेन की रक्षा कर सके। ठीक है, स्पाइनल कोड क्या होता है? स्पाइनल कोड जो है मतलब कहाँ पर ये किससे प्रोटेक्टेड होता है? द स्पाइनल कोड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम कॉल्ड बैकबोन। मेरुरज्जु के
पीठ के पीछे रीढ़ की हड्डी द्वारा सुरक्षित रहता है। मेरुरज्जु जो होता है स्पाइनल कॉर्ड, ये पीठ के पीछे एक रीढ़ की हड्डी होती है, उसके द्वारा सुरक्षित रहता है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, विद्युत संकेतों या तंत्रिका तंत्र की क्या क्या सीमाएं हैं। देखिए, आपको ये तो पता है कि इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन जो होती है, ठीक है, मतलब विद्युत संचार होता है, बहुत तेजी से वो फ्लो करता है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, लेकिन वो उन्हीं सेल्स पर जाता है जो कि न्यूरॉन से जुड़े होते हैं। ठीक है, और इसका जो प्रभाव होता है बहुत छोटे समय के लिए होता है। ठीक है, इसीलिए जो है धीरे और लंबे चलने वाले ग्रोथ और डेवलपमेंट में इसका कोई रोल नहीं होता है। समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, या फिर कोई हमें बुलाए तो हम तुरंत रिस्पॉन्स कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में तो ये इलेक्ट्रिकल कॉम्बिनेशन जो है नर्वस सिस्टम में काम कर जाता है। लेकिन जैसे कि हमारी लंबाई बढ़ना, ठीक है, हमारी सोच बदलना, इन सब चीज़ों में इसका कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ये धीरे होने वाली प्रक्रिया है और लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, इसलिए इसका कोई रोल नहीं है वहाँ पर। वही चीज़ मैंने इसमें लिख रखा है। अब प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर समन्वय कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, इसको ज़रा समझते हैं। दो तरीके से पौधों के अंदर मूवमेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। वृद्धि पर निर्भर ना होना, वृद्धि पर निर्भर होना। एक एक करके समझते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ को नेस्टिक मूवमेंट, अनुकंचन गति कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये क्या होता है अनुकंचन गति? नेस्टिक मूवमेंट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल टू सेंड मैसेज फ्रॉम वन सेल टू अनदर। मतलब कि पौधे जो हैं इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल, मतलब विद्युत और रासायनिक सिग्नल का यूज़ करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे को कोई संदेश पहुंचाने के लिए। जब पौधों को मूव करना होता है, गति करना होता है, तो पौधे की कोशिकाएं होती हैं तो क्या काम करती हैं, अपने अंदर से पानी की मात्रा को बदल के तब वो गति करती हैं। या तो बढ़ा लेंगी पानी की मात्रा को, या पानी की मात्रा को कम कर देंगे, जिसकी वजह से वो या तो सिकुड़ जाएंगी या फिर कम हो जाएंगी, या फिर फैल जाएंगी। जैसे कि पानी की मात्रा कोशिका में से कम हो जाएगी तो सिकुड़ जाएगी, अगर सेल के अंदर पानी की मात्रा और बढ़ जाएगी तो फैल जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से वो मूव करेंगी। इसी को नेस्टिक मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। इसका प्राइम एग्जाम्पल टच मी नॉट प्लांट है, इसको हम लोग बोलते हैं छुई मुई का पौधा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। हिंदी में भी वही चीज़ लिख रखी है मैंने, डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। इसको अनुवर्तन गति कहा जाता है। इसको जो है 5 तरीके से हमको पढ़ना है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है टेंड्रिल, इसको प्रतानानुवर्तन कहा जाता है। कहीं कहीं पे प्रतान भी लिखा होता है। टेंड्रिल क्या होता है? जैसे कि आपने अपने घर के आसपास कुछ पौधे देखे होंगे, जैसे कि तोरी की सब्जी बनती है ना, हमारे घर पे अभी आप लोग खाते होंगे, जिसको दिल्ली में तोरी कहा जाता है और बिहार और मिथिला साइड में उसको नेनुआ और घेवड़ा कहा जाता है। ठीक है, या फिर लौकी जिसको बोलते हैं घिया, उसकी सब्जी। तो उनके जो पौधे देखेंगे आप, उनकी पौधों के अंदर लताएं होती हैं। ठीक है, उनको टेंड्रिल्स कहा जाता है। ठीक है, ये जो होते हैं पतली और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कॉइलिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और एकदम ये होते हैं कमजोर स्टेम वाले प्लांट्स के अंदर होते हैं, क्लाइंबिंग प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, जो किसी सहारे को पकड़ के उसी के ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, आप जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे मटर और खीरा लिख रखा है, इनके पौधों को भी आप वीडियो में देख लीजिए कहीं पे, या फिर गूगल पे फोटो सर्च करके देखें तो इनके अंदर लताएं होती हैं। ठीक है, लताएं, उनको उन्हीं को प्रतान कहा जाता है। लताएं वो किसी सहारे के साथ अगर लग जाएंगी तो उसी के सहारे चढ़ते हुए पूरा फैल जाती हैं। इसको प्रतानानुवर्तन टेंड्रिल कहा जाता है। उसके बाद आता है जियोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म, यानी कि गुरुत्वानुवर्तन। मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण पौधे किसी भाग की जो गति होती है उसको गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। ये 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे? इसकी देखिए, पौधे का कोई भाग अगर गुरुत्वाकर्षण की ओर गति कर रहा है, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। तो जड़ गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगता है, पौधे की जड़ें भी नीचे की ओर जाती हैं, इसलिए वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म हुआ। ठीक है, और पत्तियां और तना जो होते हैं पौधे का, ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गति करती हैं, इसलिए इनको नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। इसके बाद आते हैं फोटोट्रोपिज्म, प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू लाइट, मतलब प्रकाश के कारण पौधे किसी भाग की गति जो होती है इसको फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। ये भी 2 तरह का होता है। जो पौधे का जो भाग, ठीक है, सूर्य प्रकाश की ओर गति करता है उसको पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। जैसे स्टेम एंड लीव्स, तना तथा पत्तियां। ठीक है, पौधे का जो भाग, ठीक है, जो सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है या गति करता है उसको बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, जिसको बोलते हैं रूट्स। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म, जिसको जलानुवर्तन कहा जाता है। ये एग्जाम्पल्स हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स वाटर सोर्स, मतलब जल के स्रोत की ओर पौधे के किसी भाग की गति, इसको हाइड्रोट्रोपिज्म कहा जाता है। चलिए इसको जरा समझते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं। जैसे कोई जल का सोर्स है, वाटर का सोर्स, उसकी ओर पौधे का कोई हिस्सा जब ग्लो करता है, ठीक है, उसको पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, धनात्मक जलानुवर्तन कहते हैं। जैसे कि जड़ें, रूट्स। ठीक है,
नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, ऋणात्मक जलानुवर्तन क्या हुआ, स्टेम एंड लीव्स मतलब तना और पत्तियां, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये नेगेटिव में कैसे हुए, क्योंकि ये जल के सोर्स के विपरीत दिशा में गति करते हैं। केमोट्रोपिज्म, रसायनानुवर्तन क्या होता है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवार्ड्स ओव्यूल, पराग नलिका अंडाशय की ओर गति करना। आप अपनी बुक में 8 चैप्टर कौन सा चैप्टर है, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर खोलिए, ठीक है, उसमें जो क्या नाम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जब देखेंगे टॉपिक फ्लावर वाला, उसके अंदर फ्लावर वाला जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है उसको दिखेगा, ठीक है, उसमें आपको ये वाला हिस्सा दिख जाएगा, पोलन ट्यूब दिखेगा और ओव्यूल दिखेगा। तो पोलन ट्यूब कैसे ओव्यूल की तरह ग्रो कर रहा है उसी को केमोट्रोपिज्म कहा जाता है, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने अच्छे से समझा भी रखा है डायग्राम से, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं प्लांट हार्मोन के बारे में, ठीक है। पादप हार्मोन क्या होते हैं, वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो भी पौधों को ग्रोथ, डेवलपमेंट और किसी भी एनवायरनमेंट के किसी भी इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज की ओर रिस्पॉन्स करने में हेल्प करते हैं। इसी को प्लांट हार्मोन कहा जाता है। इनकी डेफिनेशन नहीं आती, आपको पता होना चाहिए। 4 तरह के आपको पढ़ने, एक एक करके समझते हैं। ऑक्सिन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सिन जो होता है ये बेसिकली ये किसी प्लांट के शूट के टिप पे पाया जाता है, मतलब ऊपरी हिस्से में पाया जाता है, ठीक है। तने के शीर्ष पर पाया जाता है जो कि कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है और ये प्रकाशानुवर्तन में सहायता करता है, ठीक है। ये बस पॉइंट अच्छे से याद रखना है, इनमें से क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से लिख देना। जिब्रेलिन हार्मोन जो होते हैं, ठीक है, ये नई पत्तियां और नए डेवलप हो रहे, मतलब विकसित हो रहे बीज और फलों के अंदर ये जिब्रेलिन हार्मोन पाया जाता है, ठीक है। ये तनों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है, और जो फल होते हैं फलों के साइज को बढ़ाने में मदद करता है जिब्रेलिन हार्मोन। साइटोकाइनिन क्या होता है, ठीक है, यह हार्मोन जो होता है विकसित हो रहे फलों और बीजों में पाया जाता है। यह हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। साइटोकाइनिन मतलब कोई भी अगर पौधे का कोई हिस्सा बहुत ज़्यादा मात्रा में डेवलप ना हो जाए, इसीलिए वहाँ पर एक कोशिका को डिवाइड कर देता है ताकि वो लिमिट तक डेवलप होके और वहीं तक सीमित हो जाए। एब्सिसिक अम्ल क्या होता है, इसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। ये बहुत लाइन पूछी जाती है कि स्ट्रेस हार्मोन, तनाव हार्मोन किसे कहते हैं, ठीक है। तो एब्सिसिक अम्ल को कहा जाता है, ठीक है। ये लंबाई को रोकता है, पौधों की वृद्धि को रोकता है, ठीक है, और पौधे की पत्तियां जो मुरझाती हैं वो इसी हार्मोन की वजह से मुरझाती हैं। अब उसके बाद अब लास्ट टॉपिक है एनिमल हार्मोन। इसको जरा समझ लेते हैं फिर चैप्टर समाप्त हो जाएगा। एनिमल हार्मोन जो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट देयर प्रोडक्ट इनटू ब्लड आर कॉल्ड हार्मोन्स, ठीक है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट को जो होते हैं अपने स्राव जो होते हैं, ठीक है, वो ब्लड के अंदर छोड़ देती हैं, रक्त के अंदर, उसी को हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। अब ठीक है, तो अब एक करके जरा समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। थायराइड ग्लैंड, इसको थायराइड ग्रंथि भी कहा जाता है, अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है हिंदी में। ये गर्दन में पाया जाता है, ठीक है। इसमें से जो हार्मोन सेक्रेट होता है इसको थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, मतलब उनके उपापचय में मदद करता है। जहाँ पर जब जरूरत पड़ती है तो उनको जो है पहुँचाता है, इनको डाइजेस्ट करके पहुँचाता है वहाँ पर। ये समझिए। लैक, जब इसकी कमी होती है तब क्या होता है, इसकी ये जो होता है आयोडीन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी की वजह से थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ड्यू टू लैक ऑफ हार्मोन ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन लेस थायरोक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस विच में कॉज ग्वाइटर, मतलब आयोडीन की कमी की वजह से कम थायरोक्सिन हार्मोन बनता है जिसकी वजह से ग्वाइटर की बीमारी होती है। इसको गलकंड कहा जाता है, घेंगा रोग, ठीक है। गाल पे मोटा फूल जाता है ना, उसी को बोला जाता है। इसलिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है, हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आती है दूसरी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि। इसका स्थान होता है ब्रेन में। इसके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो ग्रोथ हार्मोन होता है जो शरीर की लंबाई को मदद करता है बढ़ाने में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में भी सही नहीं है, कम मात्रा में भी सही नहीं है। ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा लंबाई बढ़ जाएगी, कम मात्रा में बौनापन आ जाएगा। इसका काम क्या होता है, वृद्धि और विकास को कंट्रोल करना है। अगर इसकी कमी होगी तो ड्वार्फनेस आ जाएगा, यानी कि बौनापन आ जाएगा। उसके बाद आता है एड्रिनल हार्मोन, ठीक है। इसको अधिविकक ग्रंथि कहा जाता है जो कि किडनी के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर से जो हार्मोन निकलता है इसको एड्रेलिन हार्मोन कहा जाता है। एड्रिनलिन, फाइट एंड फ्लाई, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है इसको। इसका काम क्या होता है, इमरजेंसी सिचुएशन में जो होता है हमारी बॉडी को प्रिपेयर करना, ठीक है, जिससे हमारी ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और ब्रीथिंग जो होता है इसमें बढ़ जाता है। एग्जाम्पल मैं आप लोग को सिंपल सा एग्जाम्पल अपने साथ जो है वो बताता हूँ। आज मैं बाइक से कहीं से आ रहा था, ठीक है, आ रहा तो रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, माइनर एक्सीडेंट हुआ है। उसी सिचुएशन में मेरी ब्लड का प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर एकदम तेजी से बढ़ गया और हार्ट बीट बहुत तेज करने लग गया,
ठीक है। तो वो जो सिचुएशन थी, ऐसी सिचुएशन में जो हार्मोन मेरी बॉडी के अंदर रिलीज हुआ वही एड्रेनलिन हार्मोन था, जिसकी वजह से जो है मेरी बॉडी के अंदर तुरंत ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन जो है तेजी से बढ़ गई। उसके बाद आता है उसके बाद की ग्रंथि आती है पेनक्रियाज, जिसको अग्न्याशय कहा जाता है। ये हमारे स्टमक के नीचे पाया जाता है। इसके अंदर से इंसुलिन जो होता है हार्मोन निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। ये हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसीलिए जब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है तो डायबिटीज़ रोग हो जाता है, ठीक है, जिसको मधुमेह कहा जाता है, शुगर की बीमारी इसको कहा जाता है। इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लेके उसको ठीक किया जा सकता है, मतलब कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक तो नहीं होता है क्योंकि लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है, ये पूरे जीवन भर चलती है फिर, इसीलिए कम मीठा खाने की सलाह दी जाती है। उसके बाद आता है टेस्टिस, वृषण कहा जाता है इसको। ये मेल के अंदर पाया जाता है, ये पेट के नीचे के हिस्से में ये पाया जाता है। इसके अंदर जो हार्मोन होता है इसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है। लड़कों के अंदर, ठीक है, बढ़ती उम्र के साथ, ठीक है, जो भी चेंजेस होते हैं जैसे कि दाढ़ी मूंछ आना, ठीक है, जननांग के आसपास बाल उग जाना, आवाज़ फटना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। सेक्सुअल मेच्योरिटी भी आती है लड़कों के अंदर, इसी हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है अगली ग्रंथि ओवेरी अंडाशय, जो कि फीमेल के अंदर होती है। ये भी पेट के निचले हिस्से में पाया जाता है। इसके अंदर जो हार्मोन निकलता है उसको एस्ट्रोजन हार्मोन कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, सेम जो काम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लड़कों के अंदर होता है, सेम एस्ट्रोजन हार्मोन का काम जो होता है लड़कियों के अंदर होता है। लड़कियों के आवाज़ में चेंज आना, ठीक है, पिंपल्स जो गाल पे निकलते हैं, चेहरे पे निकलते हैं, वो लड़कियों के अंदर जो चेंजेस आते हैं, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना, ये सारा जो होता है पॉवर्टी होती है लड़कियों के अंदर, जो सारा एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है। और लड़कियों के अंदर सेक्सुअल मेच्योरिटी जो आती है वो इसी हार्मोन की वजह से आती है। तो ये पूरा जो है आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है। इसके बाद मैं आप लोगों को ये वाला चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगा, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और प्यार दीजिए। काफ़ी समय हो गया वीडियो बनाते बनाते, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अभी तक 3 ही सब्सक्राइबर हुए हैं ठीक है।